हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। गाइस, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान का इतिहास स्टार्ट किया था। राजस्थान के इतिहास में सभ्यताओं की बात अपन ने कर ली थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस हिसाब से यहाँ पे राजस्थान का कौन सा रीजन है, ठीक है ना। कालीबंगा, रंगपुर, नीमका थाना में अपना आपको पता ही गणेश्वर, मैंने क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाए थे, ठीक है। तो उसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं राजस्थान के इस वीडियो में प्रमुख किले, दुर्ग ले रहा हूँ। और आपको अच्छे से पता है कि राजस्थान के किलों को एक तरफ रख लो, ठीक है, और बाकी भारत में जितने भी किले हैं उनको एक तरफ रख लो। कर्नल जेम्स टोड, आपको याद है, घोड़े वाले बाबा, कर्नल जेम्स टोड, इसका मैं क्या पेट नाम दिया था मैंने, घोड़े वाले बाबा। ये घूमते रहते थे। मैंने आपको बताया था कि अगर राजस्थान हिस्ट्री में अगर किसी का सबसे बढ़िया स्थान दिया जाएगा तो वो कर्नल जेम्स टोड का। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के बारे में बहुत ही अच्छी बात बोली कि राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे थर्मोपल्ली जैसा युद्ध ना हुआ हो, और राजस्थान की मिट्टी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे लियोनार्डस जैसा वीर योद्धा ना हो। अब थर्मोपल्ली और लियोनार्डस दोनों के दोनों यूरोप से बिलोंग करते हैं। वो उधर यूरोप का हीरो था, और थर्मोपल्ली, आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी 300, स्पार्टा, हॉलीवुड की मूवी देखी ना 300, जो वो युद्ध हुआ था जहाँ पे 300 सैनिक उस संकरी घाटी में लाखों के सैनिकों को धूल चटाते हैं, ठीक है ना। तो कर्नल जेम्स टोड ने उसको कंपैरिजन किया है राजस्थान के लिए कि राजस्थान में तो हर जिले, हर जगह पे ऐसा कोई राजा, ऐसा कोई रियासत नहीं हुई होगी जहाँ पे थर्मोपल्ली जैसा युद्ध नहीं हुआ होगा। तो कितनी बड़ी बात है कि कोई विदेशी आके अपने को ये बोल रहा है कि राजस्थान की मिट्टी वीर सपूतों की मिट्टी है, तो बी प्राउड, बी ए राजस्थानी। और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ये चीज़ ज़रूर देखना कि राजस्थान में ऐसा क्या है कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है राजस्थान। तभी तो सबसे ज़्यादा विदेशी राजस्थान को देखने आते हैं और इसका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर समझने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि एनाल्स एंड एंटिक्विटी किसकी पुस्तक थी, कर्नल जेम्स टोड की। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एनाल्स एंड एंटिक्विटी जो लेखक है उसका कौन है, कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने वो बुक लिखी, तो पूरे यूरोप में राजस्थान की हिस्ट्री उसी समय से क्या होगी, प्रशंसनीय हो गई। तो आज अपन करने वाले हैं दुर्ग। अब देखिए, जो दुर्ग यानी किले, सिटाडेल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिटाडेल। तो जो दुर्ग है उसका कंसेप्ट क्या था, तो सीधी सी बात है, अगर शत्रु सेना आक्रमण करे और ऐसा अपने पास स्थल हो जिससे मैं डिफेंस कर सकूं, अपने सैनिकों को बेटर यूटिलाइज कर सकूं, तो एक प्रकार की गुंबदनुमा संरचना होती थी। ओके, अब कई बार क्या होता था कि इसी दुर्ग के आजू बाजू में खाई लगा देते थे, ठीक है। तो जो खाई लगाई अपन ने उसको राजस्थानी में बोलते हैं पारिद, या पुराना नाम कह सकता हूं, खाई का पुराना नाम क्या है, पारिद। तो दुर्गों के प्रकार हो गए, जैसे पारिद दुर्ग, यानी जिस दुर्ग के आजू बाजू में खाई हो उसको क्या बोलते हैं, पारिद दुर्ग। जिस दुर्ग के आजू बाजू में यानी किसी नदी के संगम पे अगर वो स्थित हो तो उसको क्या बोलेंगे, जल दुर्ग, ठीक है। जिस दुर्ग के चारों तरफ क्या हो, जंगल या वन, तो उसको क्या बोलेंगे, वन दुर्ग, उसको क्या बोलेंगे, वन दुर्ग। अगर वही दुर्ग स्थल पे या मरुस्थल में स्थित हो तो उसको बोलेंगे धानव दुर्ग। तो इस प्रकार से क्या है कि मतलब सामरिक स्थिति में एडवांटेज लेने के लिए राजस्थान में दुर्ग बनाए गए। और जैसे जैसे जो क्लाइमेट सिचुएशन थी, या मैं यूँ कहूँ कि पड़ोसी देशों के साथ जो भी विवाद था, उसी अकॉर्डिंग राजस्थान में दुर्ग बनाए गए। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मराठाओं को रोकने के लिए जयपुर में नाहरगढ़ जो दुर्ग है, जिसका पूरा नाम सुदर्शनगढ़ दुर्ग हुआ करता था, वो स्पेशली मराठों को रोकने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो अब एक एक अपन टाइप्स ऑफ सिटाडेल देखेंगे, दुर्ग देखेंगे, ठीक है ना। जैसे शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, चाणक्य कौटिल्य है उसने 6 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। तो एक एक को अपन यहाँ पे काउंटर करते हैं। तो आइए,
तो देखिए अगर मैं दुर्ग का अगर जिक्र करता हूं, ठीक है, तो देखो दुर्ग में कंटेंट क्या क्या होते हैं। तो दुर्ग में जो कंटेंट होते हैं उसमें देखिए सुदृढ़ दीवारें, ओके, विशाल परिकोटा, परिकोटा मतलब कि दुर्ग के चारों तरफ सुरक्षा के लिए दीवार बनाई गई हो तो उसको बोलेंगे परिकोटा, ठीक है। अगर दुर्ग के अंदर ही शस्त्रागार यानी अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करने के लिए एक जगह, ठीक है ना, तो सारी बातें दुर्ग के अंदर, यानी सुदृढ़ दीवार उसकी रक्षा के लिए, विशाल परिकोटा, शस्त्रागार, इसके अलावा जलाशय, दुर्ग के अंदर छोटे छोटे तालाब, बुर्जें लोकेशन देखने के लिए, ओके, पानी के टांके, ओके, उसके बाद में गुप्त प्रवेश द्वार, तो कहने का मतलब ये सारे कंटेंट किसके अंदर आते हैं, दुर्ग के अंदर, ओके। तो मैं यूं कह सकता हूं कि राजस्थान में दुर्गों को निम्नलिखित 6 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। वो 6 कौन कौन से हैं? पहला गिरि दुर्ग, गिरि बोले तो पर्वत, यानी पर्वत पर अगर कोई दुर्ग बनाया हो सामरिक दृष्टि से तो उसको क्या बोलेंगे अपन? गिरि दुर्ग, ओके। नेक्स्ट मैं बात करता हूं जल दुर्ग, नदी के संगम पे अगर कोई दुर्ग है तो वो क्या होगा? जल दुर्ग। नेक्स्ट वन दुर्ग, यानी दुर्ग आपने बनाया है, किला आपने बनाया है, उसके चारों तरफ क्या हो? जंगल हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? गिरि दुर्ग। नेक्स्ट धानव दुर्ग, तो धानव दुर्ग है यानी मरुस्थल में, आसपास में मरुस्थल हो और वहां पे अगर बीचों बीच कोई दुर्ग हो तो उसको क्या बोलेंगे? धानव। तो अभी तक अपने क्या क्या देखा? गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग, धानव दुर्ग। नेक्स्ट मैं बात करता हूं स्थल दुर्ग, स्थल दुर्ग, ठीक है। लास्ट जो आपका आता है वो पारीख दुर्ग, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी बताया था, पारीख दुर्ग, यानी दुर्ग के चारों तरफ खाई हो, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका? पारीख दुर्ग। तो पारीख दुर्ग, स्थल दुर्ग, धानव दुर्ग, वन दुर्ग और जल दुर्ग और गिरि दुर्ग। तो बेसिकली राजस्थान में 6 प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं एज ए लोकेशन। और आपको दुर्ग का जो निर्माण करना है वो बेसिकली शत्रु से बचने के लिए करना है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इन दुर्गों के साथ, जो भी इन दुर्गों का जो निर्माण किया गया उनके साथ कोई ना कोई रोचक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, कोई ना कोई रोचक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तो वो जो जैसे चित्तौड़गढ़ के साथ पद्मनी, रानी पद्मनी, ठीक है, और राणा रतन सिंह आपके, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, कैसे अग्नि जोहर होता है, ठीक है ना, इस प्रकार की रोमांचित खबरें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। तो आज के वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, ओके। तो ये आपने टाइप्स उतार ही लिए होंगे, मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब देखिए मनुस्मृति में भी 6 प्रकार के दुर्ग बताए हैं, ठीक है, मनुस्मृति। और आपका जो कौटिल्य है वो 4 प्रकार के दुर्ग बताता है, जल, गिरि, धानव और वन, ठीक है ना, जल, गिरि, धानव और वन। यानी कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं? 4 प्रकार के। और अपने मनुस्मृति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? जो मैंने यहाँ पे कोटेशन किया 6 प्रकार के। अब देखिए कौटिल्य और मनुस्मृति ने गिरि दुर्ग को सबसे श्रेष्ठ बताया, यानी जो पहाड़ी पे दुर्ग होगा वहाँ पे शत्रु की पहुँच नहीं होगी, ऊपर से गोलाबारी होगी तो वो काउंटर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कौटिल्य और मनुस्मृति ने गिरि दुर्ग को, जो मैंने 6 भी बताए थे, उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? गिरि दुर्ग। अब देखिए, अब मैं एक एक दुर्ग लेता हूं और उसका काउंटर करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। किसकी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखिए नाम से पता चल रहा है
चित्तौड़गढ़ दुर्ग यानी चित्रकूट दुर्ग, इसका पुराना नाम क्या था? चित्रकूट दुर्ग। अब देखिए दुर्गों में सबसे पहले आपको देखो एक तो लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा दुर्ग कहाँ है, और अगर इंपॉर्टेंट दुर्ग है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसका निर्माण किसने किया। ओके, अब वो किस प्रकार का दुर्ग है, तीसरी बात क्या याद रखनी है अपने को कि वह किस प्रकार का दुर्ग है। चौथी बात अपने को क्या याद रखनी है कि उस दुर्ग से जुड़ी हुई कौन सी घटना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट। जैसे राजस्थान में साके हुए हैं, बाहरी देश आक्रमण करेगा, बाहरी राजा आक्रमण करेगा, तो उसी हिसाब से अपने को यहाँ पे देखना है। तो साके का जिक्र मैंने पहले भी किया था आपको, तो ये सारी बातें अपने को देखनी है, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, ठीक है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। और गंभीरी प्लस बेड़च, तो गंभीरी बेड़च जो नदियां हैं उनके संगम पर, उनके संगम के निकट, उनके संगम के निकट आपका क्या स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब देखिए पहले इस दुर्ग का नाम क्या था? चित्रकूट, और बाद में इसका क्या नाम पड़ा? चित्तौड़गढ़। तो मौर्य राजा हुआ था, मौर्य शासक था चित्रागंद मौर्य। क्या नाम था उसका? चित्रागंद मौर्य। तो बेसिकली जो चित्रकूट नाम था वो चित्रागंद मौर्य के नाम से पड़ा है, और इसी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और बाकी इस दुर्ग को महाराणा कुंभा ने, किसने? महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो चित्रागंद मौर्य ने प्रारंभिक निर्माण करवाया, ठीक है, और उसके बाद में महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। तो अब देखिए महाराणा कुंभा ने पुनर्निर्माण करवाया इसका, उससे पहले अंतिम मौर्य शासक था मान मौर्य। अंतिम मौर्य शासक कौन था? यानी देखो चित्रागंद मौर्य तो इसको बनाया है, उसके बाद में अंतिम आपका मौर्य शासक है क्या नाम है उसका? मान मौर्य। इसको हरा के बप्पा रावल, इसको हरा के बप्पा रावल ने यह दुर्ग जीता, और उसके बाद में इसका नाम क्या हो गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ओके, तो ये बात अपने को देखो याद रखनी है कि चित्रागंद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया और बप्पा रावल ने मान मौर्य राजा को हरा के चित्तौड़गढ़ दुर्ग को एक्वायर किया। तो ये बात याद रहेगी। आगे चलते हैं। तो अपने को लोकेशन पता चल गई कि साहब वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में ये स्थित है, और उसके बाद में अपने को ये पता चला कि गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे ये स्थित है। अब देखिए यह दुर्ग लोकेशन से ज़्यादा अपने साकों के, अब साका मैंने बताया था ना आपको, साका में क्या होता है? केसरिया और जौहर। पुरुष लड़ते लड़ते वीर गति को, राजा लड़ते लड़ते अगर वीर गति को प्राप्त हो तो उस कंसेप्ट को क्या कहेंगे? केसरिया। और महिलाएं अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए अगर अग्नि या जल को समर्पित होकर अपने प्राणों की आहुति दे दे तो उसको क्या बोलेंगे? जौहर। तो यहाँ पे जो प्रथम शाखा होता है, ओके, तो उस समय आपका राणा रतन सिंह राजा था। राणा रतन सिंह, पद्मावत मूवी देखी है आपने, ठीक है ना। तो राणा रतन सिंह वर्सेज एके बोले तो अलाउद्दीन खिलजी, यानी राणा रतन सिंह वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे लड़ाई होती है, ठीक है। और जीतता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। यानी राणा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं, और राणा रतन सिंह की जो पत्नी है पद्मन, वो और अन्य महिलाएं, अन्य रानियां, अन्य पासवान सारी की सारी अपने आप को
अग्नि के हिसाब से जोहर करती हैं। तो देखिए यह चित्तौड़ का पहला साका है और ये आपका जो समय काल है, ठीक है, वो 1303 की बात है। 1303 ईस्वी, यानी चित्तौड़गढ़ का पहला साका राणा रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण 1303 में होता है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कई लोग कहते हैं, या यूँ कहूँ कि जो अभी वो पद्मावत विवाद है, तो पद्मावत रचना थी मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी। अब ये जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी वो पद्मावत, वो काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक। अब इसमें देखिए पद्मावती रानी को सिंहल प्रदेश की श्रीलंका जो है उसकी राजकुमारी बताया गया है, ठीक है। अब देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर साक्ष्यों को उठा के देखें और इतिहास के प्रोस्पेक्ट में अगर अपन देखें तो वो जो पद्मावती रानी है उसका संबंध जोधपुर से है, ठीक है। अब कई जगह बहस है, विवाद का विषय है, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा विवाद पे न जाते हुए ज़्यादा यहाँ पे मैं बहस नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में था नहीं। जब मैंने यूँ बोला कि पद्मावत रचना किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी, और ये काल्पनिक रचना है, ये हीरामन तोता, ठीक है ना, वो मैसेज वहाँ पहुँचाता है, ये सारी चीज़ें काल्पनिक है। क्योंकि बेस्ड जो मूवी बनी है, या फिर यूँ कहो कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की काल्पनिक रचना है। अब वो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को किसी ब्राह्मण ने बताया, ब्राह्मण कौन? राणा रतन सिंह का पुरोहित, वो वहाँ इसका अपमान होता है, उसको ऐसा लगता है, और वहाँ जाके अलाउद्दीन खिलजी को इसके खिलाफ भड़काता है, और वो बदला लेने के लिए, या फिर यूँ कहूँ कि वो पद्मनी, जो रानी पद्मनी है, उसकी प्रेम अग्नि में जलकर या उससे प्रेम करके यहाँ पे आक्रमण करने की कोशिश करता है, और किया भी है उसने, और फिर वो चेहरा देखने की बात करते हैं। ये सारी बातें मतलब क्या काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने यूँ बोला कि पद्मावत रचना किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की, और ये खुद काल्पनिक रचना है, तो यहाँ पे कहानी घड़ी गई है, ठीक है। तो इस विवाद में ना फंसते हुए मैं आगे आता हूँ। तो चित्तौड़गढ़ का पहला साका कब हुआ? 1303, ठीक है। और यहाँ पे उस समय शासक कौन था? राणा रतन सिंह। और राणा रतन सिंह के समय आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो देखिए, तो ये तो था अपना पहला शाखा किसका? चित्तौड़गढ़ का। अब इसमें गोरा बादल, गोरा बादल तो वीर सैनिक थे जिन्होंने अच्छा सैनिक प्रदर्शन किया, ठीक है, और वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो गोरा बादल का संबंध चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके से है। ओके, ये बात याद रहेगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अब इस समय अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था कौन? खिजर खान। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा कौन था? खिजर खान। तो उसी के नाम पे इस किले का नाम खिजराबाद रखा गया, यानी अलाउद्दीन खिलजी इसको जीत के चला जाता है, और उसके बाद में बेटे के नाम पे इस किले का क्या नाम रखा? खिजराबाद। अब यह चित्तौड़ का तो पहला साका था, ठीक है ना, जबकि राजस्थान का ये कौन सा साका था? दूसरा। अलाउद्दीन खिलजी जब अभियान करता है, देखिए राजा महाराजा और खासकर दिल्ली की जो सल्तनत है वो अपना राज्य बढ़ाने के लिए सारे काम कर रही है। और राजपूत शासक जो यहाँ पे थे, देखो मिट्टी से जुड़े हुए आदमी थे, उनका एक कंसेप्ट था कि अगर कोई शरणागत व्यक्ति यहाँ पे आया है तो वचन, प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस कंसेप्ट पे वो बिलीव करते थे। और खासकर कोई अगर शरणागत व्यक्ति आता है तो उसके लिए चाहे वो अपना पूरा राज्य न्यौछावर कर देंगे, उसकी रक्षा करेंगे। तो ये उनके असूल थे अपने। ओके, ये उनका फंडामेंटल था कि मुझे मेरे आन की रक्षा करनी है, मुझे मेरे प्रोस्पेक्ट की रक्षा करनी है, मुझे मेरे राज्य की रक्षा करनी है। और अलग बात हुई अगर कोई शरणागत व्यक्ति आता है तो उसकी भी रक्षा करनी है।
अब देखिए, एक तरफ राज्य है, एक तरफ कोई व्यक्ति जो अगर सहायता मांगता है वो है, तो यहाँ पे दोनों कंसेप्ट मैच करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सत्ता में राज्य विस्तार सबसे बड़ी बात होती है, और मुगल डायनेस्टी या कोई भी और शासक राजस्थान पे आक्रमण कर रहा है, किसी भी किले पे कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य को एक्सपेंड करने के लिए कर रहा है। यहाँ पे कोई रानी का कंसेप्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सब कहावतें हैं, कहने की बातें हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत के विस्तार पे निकला था, मैक्सिमम उसको अपना क्षेत्र बढ़ाना था, ठीक है, उसको कहाँ टाइम सोचने के लिए। ओके, तो देखिए ये तो था अपना चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा, चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा किसके समय हुआ? राणा रतन सिंह के समय। और राणा रतन सिंह ने किससे फाइट की? एके अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए दूसरा शाखा, अब देखिए दूसरा शाखा अपना 1534 में, 1534 में यहां का शासक है अपना विक्रमादित्य। वो भी उम्र में छोटा है, इसके मम्मी है रानी कर्मावती, वही जिसने हुमायूं को रक्षा के लिए राखी भेजी थी। तो विक्रमादित्य छोटा था और ये लड़ाई होती है किसके बीच में? गुजरात के सुल्तान, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह, ठीक है। तो रानी कर्मावती के लीडरशिप में यहाँ पे रानियों का जोहर होता है, ठीक है ना। और 1534 की घटना है, तो ये आपका क्या है? चित्तौड़ का दूसरा शाखा। तो पहला शाखा 1303 अपना अब मैं बात करता हूं तीसरे शाखे की। अब मैं बात करता हूं तीसरा शाखा। तो पहला शाखा अलाउद्दीन खिलजी, राणा रतन सिंह, ठीक है, रानी पद्मिनी। दूसरा शाखा विक्रमादित्य शासक है और वो उम्र में छोटा है, तो उसके पैटर्न कौन है? उसकी मम्मी रानी कर्मावती, ठीक है। और आक्रमण कौन करता है? गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह, ठीक है। अब तीसरा जो शाखा है, तो तीसरा शाखा मुगल बादशाह अकबर। ये बात है 1567 ईस्वी की। देखिए अकबर ने सुलह कुल की नीति तो बाद में अपनाई है कि रियासतों के साथ रोटी बेटी का संबंध जोड़ना है, प्यार मोहब्बत से दूसरे राजाओं को अपनी अधीनता में स्वीकार करना है। उससे पहले वो बड़ा आक्रांत हुआ करता था, तो उसने जो आक्रांता यानी अपनी भयानकता का जो प्रदर्शन किया था, वो 1667 में चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करके किया था। तो चित्तौड़गढ़ में उस समय शासक था महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह। तो उदय सिंह वर्सेस अकबर लड़ाई होती है। उदय सिंह चित्तौड़गढ़ छोड़ के कुंभलगढ़ की तरफ प्रस्थान करते हैं, ठीक है। तो ये अब इस समय यहाँ पे बहुत अच्छी मारकाट होती है, ठीक है। और जो अकबर है, अकबर ने वीर जयमल मेड़तिया तथा रावल पत्ता व कल्ला राठौड़ की युद्ध में रणनीति, युद्ध में प्रदर्शन देखते हुए उनकी मूर्ति आगरा के किले में स्थापित करता है। यानी मैं यूं कहूं कि तीसरे साके में, चित्तौड़ के तीसरे साके में जयमल कौन? जयमल पत्ता, ठीक है, और कल्ला राठौड़, इन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया। और जयमल और पत्ता आगरा के किले में इन दोनों की प्रवेश द्वार पे मूर्तियां अकबर ने स्थापित करवाई है। तो इन दोनों का संबंध कहां से है? मेवाड़ से। तो ये बात याद रहेगी। तो ये देखिए, ये चित्तौड़गढ़ के 3 शाखे थे, ठीक है ना। पहला 1303, दूसरा 1534, तीसरा 1567। और 1534 दूसरा जो शाखा है विक्रमादित्य वर्सेस गुजरात सुल्तान बहादुर शाह, ठीक है। तीसरा जो शाखा है अपना चित्तौड़गढ़ उदय सिंह और
वर्सेस अकबर। ओके, तो यहाँ पे मैं बात खत्म करता हूँ चित्तौड़गढ़ की। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, साके के अलावा चित्तौड़गढ़ और भी कई चीज़ों में फेमस है। जैसे राजस्थान का ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी इस किले के अंदर सबसे ज़्यादा जनता रहती है। लिविंग मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सबसे ज़्यादा जनता किस किले में रहती है? चित्तौड़गढ़। तो इसलिए चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही हो गया कि राजस्थान का लिविंग फोर्ट कौन है, कौन सा है? तो वो क्या होगा आपका? चित्तौड़गढ़। अब जो चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है, चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है वो व्हेल मछली के अकॉर्डिंग है। यानी व्हेल मछली की आकृति आपने देखी है? व्हेल मछली की आकृति आपने देखी है किस प्रकार की होती है? तो उसी प्रकार की व्हेल मछली की आपने आकृति देखी है, ठीक है ना। तो जो आपका चित्तौड़गढ़ का किला है उसकी आकृति किस प्रकार की है? व्हेल मछली की आकृति। और राजस्थान का सबसे जो बड़ा लिविंग फोर्ट है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ लिविंग फोर्ट सबसे बड़ा हो गया, व्हेल मछली की उसकी आकृति हो गई, ठीक है। उसके बाद में यहां पे विजय स्तंभ। अब देखिए नाम से पता चल रहा है कि कोई भी अगर राजा जीत के आएगा तो उस जीत के उपलक्ष्य में अपना मोन्यूमेंट खड़ा करेगा, और उसी स्तंभों को क्या बोला था? विजय स्तंभ। यानी जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया मोन्यूमेंट क्या कहलाता है? विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ उस समय राज शासक हुआ करते थे राणा कुंभा। ओके, तो राणा कुंभा और गुजरात के शासक थे, या यूं मैं कहूं कि मांडू के शासक थे सुल्तान महमूद खिलजी। कौन थे? सुल्तान महमूद खिलजी। तो लड़ाई किसके बीच में हुई? राणा कुंभा वर्सेस सुल्तान महमूद खिलजी। और इसमें जीता कौन है? राणा कुंभा। और इसी उपलक्ष्य में उसने किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का, ठीक है। तो ये लड़ाई थी अपनी सारंगपुर की। ओके, तो यहाँ पे विजय स्तंभ का निर्माण होता है, और विजय स्तंभ की खासियत ये है कि 120 फीट ऊंचा है, 9 मंजिलें हैं। कितनी मंजिलें हैं? 9। ओके, अब 9 जो मंजिलें हैं और 100 फीट जो इसकी हाइट है, ठीक है ना। तो ये जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था उसमें राणा कुंभा ने जीत हासिल की, और इस विजय स्तंभ को भगवान विष्णु को समर्पित किया है। और इसे भारतीय मूर्ति कला का कोश भी कहते हैं। भारतीय मूर्ति कला का कोश। यानी किस किले को या किस किले के अंदर भारतीय मूर्ति कला का कोश विद्यमान है? तो किस किले के अंदर? चित्तौड़गढ़। क्या मैं यूं कहूं कि भारतीय मूर्ति कला का कोश किस स्तंभ को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? विजय स्तंभ को। अब देखिए विजय स्तंभ की यहाँ पे बात क्या क्या होगी। 1440 में जब सारंगपुर युद्ध जीत के आए कौन? राणा कुंभा। तब इन्होंने क्या बनाया? विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ को क्या कहते हैं? भारतीय मूर्ति कला का कोश। अब विजय स्तंभ है उसका निर्माण जैता, इसका निर्माण किसने करवाया? जैता। और इसका पुत्र था कूपा। उसका पुत्र कौन था? कूपा। जैता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में आगे का निर्माण कार्य कौन करवाता है? उसका पुत्र कूपा। तो आपका जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ का सूत्रधार या विजय स्तंभ का कारीगर कौन था? जैता। और जैता के बाद में इसका कार्य किसने किया? कूपा ने। तो ये बात आपको याद रहेगी। तो विजय आपका जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? लिविंग फोर्ट। ओके, उसकी आकृति कैसी है? व्हेल मछली।
और विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ क्यों बनाया? राणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध जीता था सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर, जो मांडू के सुल्तान थे गुजरात। ओके, तो विजय स्तंभ था, उसकी हाइट कितनी? 120 फीट, 9 मंजिल का है ये। भगवान विष्णु को समर्पित किया है राणा कुंभा ने, ठीक है ना। और भारतीय मूर्तिकला का कोष कहते हैं क्योंकि इसके बाहर काफ़ी मूर्तियां लगी हुई हैं। और जब औरंगजेब ने हिंदू धर्म की मूर्तियों को नष्ट करने का बीड़ा उठाया, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग तो आधी मूर्तियां खंडित कर दी गई थी। आप आज चित्तौड़गढ़ जाना, विजय स्तंभ देखना, मूर्तियां आधी कटी हुई हैं, वो इसलिए कटी हुई हैं। तो उसको बनाया किसने? जैता, और उसके पुत्र कुंपा ने उसकी सहायता की, ठीक है। नापा भी था उसका पुत्र, तो नापा कुपा दोनों साथ में हैं। अब यहाँ पे एक स्थल और है, कीर्ति स्तंभ। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर मैं बात कर रहा हूं, विजय स्तंभ हो गया, ठीक है। और एक मंदिर है कालिका मंदिर। कौन सा मंदिर है? कालिका। और वहीं पे है आपका कीर्ति स्तंभ। जो कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण जिजाक, यानी जैन धर्म का मताय उन्होंने था, जिजाक, उसने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, ठीक है। और इस पे जो प्रशस्ति लिखी है वो कवि महेश। किसने? कवि महेश। और इसका पुत्र था, सॉरी, कवि अत्रि। और कवि अत्रि का जो पुत्र था वो था महेश। तो कवि अत्रि का निधन होता है, उसके बाद में उस प्रशस्ति को पूरा कौन करता है? महेश। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? जिजाक ने, जैन मताइयों ने। और जो प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ पे वो किसने लिखी? कवि अत्रि ने। और कवि अत्रि का पुत्र कौन था? महेश। उसने उस प्रशस्ति को पूरा किया है। जो लेख लिखा हुआ है वहाँ पे किसका निर्माण इसने ऐसे करवाया, वो सारा काम कवि अत्रि ने। और कवि अत्रि का पुत्र कौन था? कवि महेश। तो ये चित्तौड़गढ़ के बारे में आपकी सारी की सारी बातें हैं। ओके, अब देखिए, कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा, ठीक है ना। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे रोम का टार्जन कहा है। तो चित्तौड़गढ़ को रोम का टार्जन किसने कहा है? चित्तौड़गढ़ को रोम का टार्जन किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। और चित्तौड़गढ़ के लिए एक लोकोक्ति, या यूं कहूं मैं कि जनश्रुति, यानी लोगों के द्वारा अभी भी, मतलब पुराने लोगों ने अगले वालों को कहा, नहीं दादा ने पोते को कहा, ठीक है ना, दादा ने बाप को कहा, बाप ने पोते को कहा, पोते ने आगे वाले आने संतान को कहा, इस कंसेप्ट को बोलते हैं जनश्रुति। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में जनश्रुति बड़ी फेमस है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यानी किला हो तो चित्तौड़गढ़ जैसा, बाकी सब तो क्या है? छोटे, यानी गढ़ैया मतलब छोटा किला। तो गढ़ कैसा होना चाहिए? चित्तौड़गढ़। गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यानी गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो ये लोकोक्ति, या यूँ कहूँ ये उक्ति किसके लिए फेमस है? चित्तौड़गढ़ के लिए। अब चित्तौड़गढ़ में देखो बाकी और क्या है? कुंभ का मंदिर, यानी क्वेश्चन आ गया कि कुंभ का मंदिर निम्न में से किस दुर्ग में है? तो चित्तौड़गढ़। मीराबाई का मंदिर, तो कुंभ का मंदिर, मीराबाई का मंदिर, भवानी मंदिर, श्रृंगार चौमरी, चित्रागंद मोरी तालाब। तो चित्रागंद मोरी तालाब, भवानी मंदिर और श्रृंगार चौमरी, तो ये सारे के सारे कहाँ पे थे? चित्तौड़गढ़ में। तो देखिए आपका पूरा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कंप्लीट हो गया। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? रोम का टार्जन। किसे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। अब मैं बात करता हूं कुंभलगढ़। पानी पीते हैं। अभी बात अपन कर रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। तो देखिए जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसको कर्नल जेम्स टोड ने, देखिए हर जगह इतिहास में राजस्थान में सबसे पहले घोड़े वाले बाबा तैयार मिलेंगे। तो कर्नल जेम्स टोड ने
कुंभलगढ़ को एस्ट्रुकन्स कहा है, ठीक है ना। अब देखिए जो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण मौर्य शासक संप्रति ने किया था, जो अशोक का दूसरा पुत्र था, ठीक है। तो अशोक का जो दूसरा पुत्र था उसका नाम क्या था, संप्रति। उसके अवशेषों पे महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कार्य आगे स्टार्ट किया। अब अबुल फजल है, उसने ये कहा था कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इसे नीचे से ऊपर देखने पर देखने वाले की पगड़ी गिर जाती है। यानी ऐसे गर्दन ऊपर करो और अगर आपने टोपी पहन रखी है तो वो टोपी ऊपर से उठ जाएगी, और पगड़ी पहन रखी तो उठ के नीचे गिर जाएगी। यानी हाइट के हिसाब से बात की जा रही है यहाँ पे। तो अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में ये कहा है कि इसे देखने पर देखने वाले की पगड़ी नीचे गिर जाती है, तो वो कौन है, वो कौन सा दुर्ग है, कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ एक सर्टेन हाइट पे है। अब जो कुंभलगढ़ है उसके बीचों बीच, कुंभलगढ़ है उसके बीचों बीच एक छोटा दुर्ग है जिसे बोला गया कटारगढ़, यानी दुर्ग के अंदर दुर्ग। यह आपका क्या है, कुंभलगढ़, और यह आपका क्या है, कटारगढ़। यह आपका क्या है, कटारगढ़, ठीक है। और इस कटारगढ़ को क्या बोलते हैं, मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख। यानी राजा यहीं से बैठे बैठे सारी बातें मेवाड़ की देख लेता था, इसलिए इसको क्या बोला, मेवाड़ की आंख। तो कुंभलगढ़ है उसके अंदर क्या है, कटारगढ़, और कटारगढ़ को क्या बोलते हैं, मेवाड़ की आंख। अब देखिए कुंभलगढ़ का निर्माण किसने किया, शिल्पी मंडन ने। किसने किया, शिल्पी मंडन। यानी अशोक का जो द्वितीय पुत्र था मौर्य शासक संप्रति, उसी के भग्नावशेषों पर इसका निर्माण किसने करवाया, राणा कुंभा ने। और किससे करवाया, शिल्पी मंडन। किससे, शिल्पी मंडन। यानी कुंभलगढ़ का निर्माण या यूं कहूं कारीगर कौन था, शिल्पी मंडन। अब देखिए कुंभलगढ़ के पास में ही पृथ्वीराज, ठीक है, कुंभलगढ़ के पास में ही पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, छतरी। तो पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ये थोड़ी ही उम्र, यानी यूं कहूं कि जवानी की उम्र में परलोक सिधार गए थे, और उससे पहले बड़े चंचल थे, युद्ध वगैरह या यूं कहूं कि क्रीड़ा स्थल में बहुत भागीदारी करते थे, तो इसलिए इसका प्रचलित नाम क्या था, उड़ना राजकुमार। तो उड़ना राजकुमार निम्न में से किसको कहते थे, तो कुंवर पृथ्वीराज। और कंवर पृथ्वीराज जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता था, उसकी छतरी कहाँ है, कुंभलगढ़ के पास। ओके, तो ये बात याद रहेगी। तो देखिए कुंभलगढ़ के की फीचर्स अपने इतने ज़्यादा हो चुके हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात, कुंभलगढ़ में ही राणा प्रताप का जन्म हुआ। ओके, और इनके पिताजी उदय सिंह, राणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह का राज्याभिषेक भी यही हुआ है, ठीक है। तो उड़ना राजकुमार की छतरी कुंभलगढ़। ओके, तो राणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ है, कुंभलगढ़, और उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, ठीक है ना, जिसके समय अकबर चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका होता है 1567, तो वो घटना भी इनके समय की काल है, और इनका राज्यसभा कहाँ होता है, कुंभलगढ़। तो ये बात आपको याद रहेगी। तो आपका देखिए चित्तौड़गढ़ किला कंप्लीट हो चुका है। ओके, और आपका कुंभलगढ़ किला कंप्लीट हो चुका है। अब आता है रणथंभौर का किला। अब क्या आता है, रणथंभौर का किला। अब ये जितने भी किले अपने पड़े, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर, सारे के सारे क्या हैं, गिरिदुर्ग हैं।
सर्टेन एक पहाड़ी पे ये बनाए गए हैं। अब इनमें से जो रणथंबोर है उसके लिए एक स्पेशल फीचर जुड़ता है। अबुल फजल ने इसके लिए कहा था कि बाकी सभी दुर्ग क्या है, नंगे, और रणथंबोर का दुर्ग क्या है, बख्तरबंद, यानी इसने कपड़े पहन रखे हैं। तो अबुल फजल ने बाकी सब दुर्ग नंगे तथा यह दुर्ग बख्तरबंद है किस दुर्ग के बारे में कहा था? तो आंसर क्या आएगा, रणथंबोर। बात समझ में आई? तो देखिए अब मैं आता हूं रणथंबोर दुर्ग। देखिए लोकेशन में अगर बताऊं तो वर्तमान में राजस्थान का जिला है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, ठीक है। 994 ईस्वी में, कितने में, 994 ईस्वी में रणथंमन देव ने रणथंबोर दुर्ग बनाया, ठीक है। और उसके मतलब उस समय इसका नाम था रंतैपुर। क्या नाम था? रंतैपुर। यानी 994 में रणथंमन देव ने दुर्ग का निर्माण किया, उसका नाम क्या था, रंतैपुर। यानी युद्ध का स्थल, काफ़ी युद्ध होते थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अबुल फजल ने अभी कहा ही है, मैंने आपको बताया कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि रणथंबोर का दुर्ग क्या है, बख्तरबंद। तो अबुल फजल की ये बात भी याद रखनी है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज तरते हार जाते हैं मोहम्मद गोरी से। उनका पुत्र होता है गोविंदराज। क्या नाम है उनका? गोविंदराज। तो वहाँ से निकल के रणथंबोर में आते हैं और यहाँ पे चौहान डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। और इसी क्रम में शासक होता है हमीर देव चौहान। तो हमीर देव जो चौहान है उसके लिए एक कथन है कि सिंह गमन सत्य पुरुष वच, सिंह गमन सत्य पुरुष वच, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। यानी शेर ने जो आक्रमण किया एक बार छोड़ेगा नहीं। सत्य पुरुष अपना अगर वचन कहता है तो उस वचन पे अडिग रहता है। और फल, कली के पुष्प एक बार और वही फल में कन्वर्ट होता नहीं, एक बार वो लगता है। उसी प्रकार तिरिया तेल, यानी शादी में तेल एक ही बार चढ़ता है, ठीक है। तो हमीर हट, यानी अगर हमीर ने हट कर लिया तो वो कर लिया, तो मान लो कर लिया, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, ना चढ़े ना दूजी बार। तो ये कहानी, ये जो लोकोक्ति है किस दुर्ग के लिए फेमस है? हमीर के लिए फेमस है। और किस दुर्ग के लिए? रणथंबोर दुर्ग के लिए। अब देखिए 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया? 1300 ईस्वी में एक अलाउद्दीन खिलजी, इसका सेनापति था मोहम्मद शाह। अब ये बागी यानी धोखा देके आया था सुल्तान को, और उसको शरण किसने दी? हमीर साहब ने। अब मोहम्मद शाह बागी नेता था, बागी नेतृत्व करता था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और वहां से वो छोड़ के इधर आता है और हमीर देव से शरण मांगता है। हमीर देव ने शरण दे दी। अब शरण देने का मतलब ये है कि चाहे युद्ध हो जाए, शरणागति को ऐसे नहीं मतलब जाने देंगे, उसको नहीं मरने देंगे। तो हमीर हट कर लिया ना, ठीक है। तो उधर से फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है, 1300 में आक्रमण करता है और फाइनली फाइनली 1301 में
एक के आक्रमण में सफल रहता है। अब ये युद्ध किसके बीच हो रहा है? अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस हमीर देव। ठीक है, तो हमीर शौर्य का प्रदर्शन करते हुए केसरिया करवाता है और बाकी जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं? जोहर। तो यह राजस्थान का रणथंबोर जो है वो राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। तो राजस्थान का प्रथम साका रणथंबोर और दूसरा साका चित्तौड़गढ़। तो देखो अलाउद्दीन किधर से आ रहा है? रणथंबोर होते हुए फिर आगे किधर जा रहा है? चित्तौड़गढ़। तो ये उसका ये मतलब राज्य विस्तार नीति के तहत ये हिस्सा था। इसी प्रकार वो आगे बढ़ रहा है। तो राजस्थान में दूसरा साका किस किले में हुआ? रणथंबोर। तो ये बात समझ में आई आपको? अब देखिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं जालोर दुर्ग। नेक्स्ट मैं बात करता हूं किसकी? जालोर दुर्ग की। अभी साके समझ में आ रहे हैं ना? पुरुष केसरिया, महिलाएं जोहर। और अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही क्रूर शासक था, राज्य विस्तार नीति में बिलीव करता था। बाकी आपने पद्मावत मूवी में देखा ही होगा। तो कुछ कुछ बातें जो दिखाई गई वो सही हैं, ठीक है ना, इतिहास से वो सारी बातें ली गई हैं। तो जो आपका जालोर दुर्ग है इसे सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुवर्णगिरी पहाड़ी पे स्थित था और इसी के बाजू में या पास में सूकड़ी नदी प्रवाहित होती है। तो सूकड़ी नदी के पास में कौन सा दुर्ग है? जालोर दुर्ग। नदी के पास में नहीं है। अगर नदी के पास में हो तो ये कौन सा दुर्ग हो जाएगा? जल दुर्ग। जबकि ये पहाड़ी पे स्थित है। पहाड़ी कौन सी? सुवर्णगिरी। और सुवर्णगिरी पहाड़ी किसके पास में? सूकड़ी नदी। तो सूकड़ी नदी के किनारे सुवर्णगिरी पहाड़ी पे स्थित है और इसका निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम। कौन? नागभट्ट प्रथम। देखिए गुर्जर प्रतिहार शासक हुआ करते थे हर्षवर्धन के समय, ठीक है ना। तो गुर्जर प्रतिहार शासक था नागभट्ट प्रथम। उसने किसका निर्माण करवाया? जालोर दुर्ग का। अब देखिए यहाँ पे साका होता है 1311 से 12। वही एके अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस कानड़ देव और उसका पुत्र वीरम देव। दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं और फाइनली यहाँ पे साका होता है। तो जालोर का साका देखो वही 1301 रणथंबोर, 3 चित्तौड़गढ़ और उसी क्रम में 1311-12 में आपका क्या है? जालोर टारगेट बनता है। तो ये उसके राज्य विस्तार की नीति थी, न कि किसी मोह विलास की। अब इस युद्ध का जो वर्णन किया है वो किया है कवि पद्मनाथ। तो कवि पद्मनाथ ने कहानड़ दे प्रबंध नाम की पुस्तक लिखी थी। तो देखो एक क्वेश्चन पुस्तकों के बारे में भी आता है कि हमीर रासो किसने लिखा, कानड़ देव प्रबंध किसने लिखा। तो कवि पद्मनाथ ने क्या लिखा था? कानड़ देव प्रबंध। और उसमें किस युद्ध की चर्चा है? जालोर दुर्ग में जो आपका साका हुआ है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव और वीरम देव ने लड़ाई लड़ी है। उसमें दोनों ये शहीद हो जाते हैं, बाप बेटे, ठीक है। अब जो आपका जालोर दुर्ग है उसको मारवाड़ के राजाओं की आश्रय स्थली भी कहते हैं। तो मारवाड़ के राजाओं की आश्रय स्थली, यानी मारवाड़ पे जब भी अटैक होता था राजा कहाँ शिफ्ट हो जाते थे? जालोर में। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मारवाड़ की आश्रय स्थली, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि मलिक शाह की दरगाह है। तो लास्ट मॉन्यूमेंट यहाँ पे क्या है? मलिक
शाह दरगाह। तो मलिक शाह की दरगाह कहां है? जालोर दुर्ग। तो देखो जालोर दुर्ग के बारे में आपको ये सारी बातें याद रखनी है। अब मैं बात करता हूं सोजत दुर्ग। सोजत, अब देखो सोजत पाली, प्राचीन नाम है पाली का, और ये रीजन है सोजत। और यहाँ की मेहंदी बड़ी फेमस है, मेहंदी जो हाथों में लगाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ की मेहंदी बड़ी फेमस है। तो सोजत दुर्ग आपका कहाँ है? पाली में। तो आइए अब उसके बारे में अपन देखते हैं। टाइम देखना। हाँ, पोज कर दो। तो देखिए सोजत दुर्ग जो पाली में है, नेक्स्ट अपन जो जितने भी दुर्ग हैं उनकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट दुर्ग आपके यही थे, और उसके बाद में अपन एक एक डिटेल में जयपुर के दुर्ग देखेंगे, और बाकी के पूरे राजपूताना एरिया के अपन दुर्ग को चर्चा में लेंगे। ओके, बाय गाइस।